देखिए बेटा 196 क्या कहता है, कौन कौन को पेमेंट करूंगा टीडीएस नहीं कटेगा। सी राम जी मैंने पढ़ा था। सी स्टैंड फॉर कंपनी, आर स्टैंड फॉर आरबीआई, एम स्टैंड फॉर म्यूचुअल फंड एंड जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट। इन लोगों को पेमेंट करूंगा मैं, तो टीडीएस नहीं काटना इंडिया में। हाँ, उसके बाद 197 में बोला था एओ से मैं सर्टिफिकेट ले सकता हूँ कि एओ मुझे एक सर्टिफिकेट लिख दो कि मेरी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ना डिडक्ट हो। कब सर्टिफिकेट देगा एओ? जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी इनकम पर टैक्स नहीं है या टैक्स लोअर रेट पे कटना है। सर्टिफिकेशन के लिए क्या करोगे, एओ का एप्लीकेशन लिखोगे, एओ आपका एप्लीकेशन चेक करेगा, एओ को सब ठीक लगता है तो वो क्या कहेगा, आपको सर्टिफिकेट दे देगा। एओ को जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको साथ में क्या दिखाना है बेटा, पैन नंबर कोड करना है उस एप्लीकेशन पे, बिकॉज गवर्नमेंट आपको जानती है आपके पैन नंबर से व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। जब एओ आपका एप्लीकेशन चेक करेगा तो ये क्या दिखेगा, आपके पुराने कोई लेन देन तो नहीं है डिपार्टमेंट से। उन चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको क्या अलाउ करेगा, आपको टीडीएस ना कटे, ये अलाउ करेगा, ये कम रेट पे कटे। ये आ गया 197 में आपने टीडीएस के सर्टिफिकेट लिया। 197 ए में आप खुद बोलते हो कि मेरी इनकम पे टीडीएस मत काटो, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या कोई भी इनकम पे के केस में मैं कर सकता हूँ? नहीं बेटा, सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ये आपके पास स्मार्ट सोर्स ऑफ इनकम है, तभी आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, बाकी आप सेल्फ डिक्लेरेशन देने का आपके पास परमिशन नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट से रिलेटेड एक था बेटा। उसके बाद क्या, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आईआरआर और इंश्योरेंस था, है ना। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सब समझते हैं बेटा, फाइनेंस में सब पढ़ते हैं आईआरआर, है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सब समझते हैं एफएम में ना। आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इंडिया में, या फिर आपको कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस मिल रहा है, या रेंट मिल रहा है, या फिर आपको इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू मिल रहा है, इंश्योरेंस कमीशन मिल रही है। इन सारी इनकम के केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट को क्या दे सकते हो, डिडक्टर क्या दे सकते हो, डिडक्टर को सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मेरी इनकम पर टीडीएस मत काटो, बिकॉज मेरे पास ये राइट है कि मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता हूँ। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का कोई फॉर्म है? हाँ बेटा, 15G बोलता है। जी मतलब गोलू, मतलब मैंने शॉर्ट में बोला था, नॉट सीनियर, और एच मतलब सीनियर सिटीजन के लिए। क्या दोगे डिक्लेरेशन, मेरी इनकम पर टैक्स निल है, आप मेरी इनकम पर टैक्स मत डिडक्ट करो। फिर बेटा मैंने बताया था पेंशन के केस में आपकी इनकम पर टैक्स ऑलरेडी होता ही नहीं है, जब ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस की कोई बात ही नहीं आएगी, ठीक है। और ये 15G 15H वाला प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपनी और फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब 2 क्लॉज 31 के अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म नहीं, कंपनी नहीं, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, एजेपी, इनके केस में एप्लीकेबल। जहां जहां स्लैब लगता है वहां एप्लीकेबल है, जहां फ्लैट रेट लगता है वहां एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन कैन नॉट बी गिवन, डिक्लेरेशन कब नहीं दे सकते, यदि मुझे आपको ही क्या देना है, 3 लाख रुपए देना है, तो भाई आप डिक्लेरेशन करके बोलते हो मेरी इनकम पे टैक्स नहीं कटेगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा, मैं खुद ही आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो आपका यदि डिक्लेरेशन कब नहीं देना है, जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या आ रही है, ऊपर आ रही है। कौन सी इनकम? ग्रॉस इनकम, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था 198 में जो आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, उसको आप इंक्लूड करके क्या मानोगे, इनकम मानोगे। क्या मानोगे बेटा? इंक्लूड करके आप इनकम मानोगे। बेटा ये लास्ट क्लास में जो बच्चा था उसको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं लास्ट क्लास को ही रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे 120 लाख में से 12 लाख का टीडीएस कट गया, मैंने पूरी इनकम कितनी मानी, 120 लाख मानी, और बाद में टीडीएस का क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया, फाइनली मैंने 12 लाख का। बट दो एक्सेप्शन है इसके, कौन से एक्सेप्शन है, 192A1 है ना, और 194N, ये दो एक्सेप्शन है। इस केस में मैं इनकम में ऐड नहीं करूंगा, मतलब 108 लाख को ही क्या करूंगा, आफ्टर टीडीएस वाली चीज को इनकम का पार्ट बनाऊंगा, और बाद में टीडीएस का क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि पहले मैंने जोड़ा ही नहीं, तो बाद में माइनस करने की बात नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर देखा था भाई 24 लाख, और यहाँ पर 21.6 लाख की लाइबिलिटी आ रही है। ये मैंने देखा था। एक सेक्शन मुझे क्या बताता था, मुझे ये सेक्शन बताता था 198 की आप इनकम को टीडीएस को ऐड करो, और 199 बताता था जो आपने ऐड करा है उसका जो टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया उसका क्या ले लो, क्रेडिट ले लो। ये 199 ने बोला था। उसके बाद में आ गया था सेक्शन 99 के बाद 200 पे आ गया था। 200 के केस में क्या था बेटा, मेरे पास डिपॉजिट की बात आई थी, काफी अलग अलग चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डिडक्टर के ऊपर। पहला क्या, डिपॉजिट, आपको टीडीएस क्या करना है, डिपॉजिट करना है। आपने टीडीएस काटा है तो डिडक्टर डिपॉजिट करना है। कब तक करना है बच्चों, 7 तारीख तक करना है। कब तक करना है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करना है। मार्च का हमेशा एक्सेप्शन होता है, 30 अप्रैल डेट है। ये एक चार्ट कॉम्प्रिहेंसिव बनवाया था मैंने, आप लोगों ने भी बनाया था, इट इज रियली गुड। जिस बच्चे ने मुझे शीट भेजी है, अप्रैल के महीने का पेमेंट टीडीएस का 7 मई को, जून का, मई का 7 जून को, जून का 7 जुलाई को, जुलाई का इस तरह 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। बस मार्च में अंतर है, मार्च में 1 महीने का वक्त मिल गया आपको, 30 अप्रैल। ये काय का डेट है, पेमेंट का डेट है। रिटर्न का डेट क्या है, रिटर्न का डेट क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा बेटा। क्वार्टरली, जून के क्वार्टर का रिटर्न कब जाएगा, 1 महीने बाद, 31 जुलाई तक। सितंबर के क्वार्टर का रिटर्न कब जाएगा, अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। दिसंबर के क्वार्टर का रिटर्न कब जाएगा, 31 जैन तक।
और लास्ट क्वार्टर का रिटर्न कब जाएगा, एक महीना एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज 31 मई तक। ठीक है, ये आपने अलग अलग क्वार्टर के आपको रिटर्न फाइल करने की डेट दे रखी है। अब बेटा जब आपने किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वो आपको लिख के देगा, सर्टिफिकेशन करके देगा, सर्टिफाई करेगा कि मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट करा। उसके लिए दो फॉर्म है, फॉर्म 16 और 16 है। 16 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सैलरी एंड 16 इज एप्लीकेबल अदर देन सैलरी। सैलरी पे टैक्स आपको एनुअली देना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट एनुअली दिया जाएगा। बट यहाँ पर अदर देन सैलरी के केस में कंपनी के अलावा अदर देन इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकता है जिनको अपना हिसाब किताब क्वार्टरली करना है, तो इनके लिए क्या एप्लीकेबल है बेटा, क्वार्टरली एप्लीकेबल है। इनको क्या देना है, क्वार्टरली देना है। क्वार्टरली देना है मतलब कब तक देना है सर, रिटर्न के 15 दिन के अंदर अंदर। इस क्वार्टर का रिटर्न कब गया, 31 जुलाई को मतलब 15 अगस्त। इस क्वार्टर का रिटर्न 31 अक्टूबर मतलब 15 नवंबर। इस क्वार्टर का रिटर्न मतलब 31 जनवरी मतलब 15 फरवरी। और इसका रिटर्न कब, 31 मई को मतलब 15 जून। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है लास्ट क्वार्टर के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है सबको। हेलो, टीडीएस के फॉर्म देखे थे हमने। टीडीएस के फॉर्म 192 के केस में 224 क्यू था, अदर देन सैलरी के केस में क्या था, 26 क्यू था, और एनआर के लिए 27 क्यू था। क्यू स्टैंड फॉर क्वार्टर, ये मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने बताया था जो रिटर्न आपने फाइल करा 200 के बाद 200 ए आ गया। रिटर्न जो फाइल करा उस रिटर्न की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मतलब गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपका रिटर्न जो फाइल करा है वो सबको सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब आपने सही से डिडक्ट करा है या नहीं डिडक्ट करा है। यदि आपने प्रॉपर्ली डिडक्ट करा है तो सब ठीक है, प्रॉपर्ली डिडक्ट नहीं करा है तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, कैलकुलेशन करके आपसे डिमांड करेगी कि भाई इतना डिडक्ट क्यों नहीं करा है, पेनल्टी लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी, व्हाटएवर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या बोला है भाई, सेक्शन 200 ए में प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न की बात करते हैं। टीडीएस जो डिडक्ट करा है गवर्नमेंट चेक करेगी, मतलब अमाउंट सही है या नहीं है। क्या चेक करेगी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगी, प्रोविजन गलत तो नहीं लगा है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं बनता, फीस तो नहीं बनती और कोई रिफंड तो नहीं बनता। यदि ये सब चीजें चेक करेगी। चेकिंग कब तक कर सकती है सरकार, कभी भी गवर्नमेंट चाहे तो 10 साल बाद कर सकती है, नहीं सर, एक टाइम लिमिट है। इतने पीरियड तक चेकिंग करके सामने वाले को बता दे भाई तुम्हारी इतनी और लाइबिलिटी बनती है, इतना और आपके ऊपर पेनल्टी फीस वगैरह बनता है। कब तक बेटा, जिस पीरियड में मैंने रिटर्न फाइल करा उस पीरियड का जो ईयर एंड हो रहा है। सपोज मैंने रिटर्न फाइल करा 31 जुलाई 2020 को, इसका ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बोल दूं, इससे एक साल बाद, इससे एक साल बाद, इससे एक साल बाद। सर प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहा हूँ, असेसमेंट क्यों नहीं, टीडीएस की सारी इनकम पे टीडीएस जो डिडक्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स कब जाता है, उसको टीडीएस कब जमा करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर में। इनकम टैक्स जो जाता है वो असेसमेंट ईयर में होता है, टीडीएस का सारा काम प्रीवियस ईयर में होता है। हाँ सर, तो क्या है, एक साल बाद। ये मैंने बात की थी। उसके बाद मैंने ये वाला नया पढ़ा है बेटा, इतना क्लियर है बच्चों एवरीवन। एक जीएसटी वाली बात की थी मैंने, एक जीएसटी वाला क्या बोला था आपने बेटा, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। सर आप इस केस में आपने क्या बोला था, मैंने बोला था बेटा 10,000 रुपए मैंने किसी को पेमेंट करा, 10,000 पेमेंट करा, साथ में उसके ऊपर जीएसटी लग गया 12%, कितना 1200 रुपए, तो 11,200 रुपए मैंने सामने वाले को, मेरे लिए पेमेंट है, खर्चा है, और सामने वाले के लिए क्या है, ये इनकम है। सामने वाले के लिए क्या है, ये इनकम है। तो ये इनकम पे मैं क्या करूंगा, सामने वाले के हाथ में टीडीएस काटूंगा। उसको इनकम है, उसके इनकम पे टीडीएस काटूंगा, तो टीडीएस काय पे काटूंगा, 10,000 पे काटूंगा या 11,200 पे काटूंगा, 10,000 पे काटूंगा। काय पे काटूंगा, 10,000 पे काटूंगा। क्यों 10,000, क्योंकि बेटा ये 1200 तो गवर्नमेंट की इनकम है ना, इसकी तो इनकम ही नहीं है तो टैक्स ही नहीं काटना। राइट बेटा एवरीवन, ये डिस्कशन हमारा हो चुका था बेटा। अब मैं बिल्कुल नया बढ़ा रहा हूँ जो आज की क्लास में फ्रेश है ना, इसके पहले जो पढ़ा था वो क्लियर, सबको क्लियर है बेटा, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जो नया है, जो क्लास में आया है। सर एक डाउट, किसको डाउट है बेटा? सर मुझे नाम बेटा मेरे को दिख, सर शिवानी। पानी, आपका वीडियो ऑफ है बेटा? यस सर। कर ले बेटा, मैं डाउट भी क्लियर करूंगा, ऐसा नहीं है डाउट नहीं क्लियर करूंगा। वीडियो ऑन कर लो बेटा। हाँ पूछो बेटा, डाउट क्या है? सर डाउट ये है कि फॉर्म नंबर 26Q जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए है या सबके लिए है? एक मिनट बेटा, फॉर्म नंबर मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है क्या आप लोगों को? आपकी नोट्स में मेंशन है बेटा ये चीज? यस सर, एक्चुअली मेरे सर ने पढ़ाया था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ही होना चाहिए। बेटा देखो क्या है ना, बेसिकली आपको इंटर में जितना पार्ट दिया है उतना अपन रिवीजन में कंसिडर कर रहे हैं, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं चीजों के, है ना। ऑर्डिनरी के लिए होता है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन अपन जितना मॉड्यूल कवर करते हैं उतना ही पोर्शन कवर किया है बच्चों, है ना। ऑल्दो आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है वो अपन नहीं कवर कर रहे हैं, है ना। ओके सर, ओके। क्योंकि आपके सर ने पढ़ाया है, बाकी बहुत सारे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, सबने मॉड्यूल को बेस किया व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टूडेंट था। ठीक बेटा, यस सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़े बेटा।
देखिए, now we are discussing another section called 203 कंपोजिट सप्लाई पर भी टीडीएस के बेटा लास्ट में सर्वर के लास्ट में तो बेटा जीएसटी और टीडीएस दोनों मिक्स कर लिया तूने, लास्ट में बात करेंगे, है ना। देखो क्या है बेटा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। बेटा जब मैं टीडीएस काटूंगा तो जैसे मैं भाई टैक्स जमा करता हूँ तो पैन नंबर लेना पड़ता है भाई। मैं हर कोई भी व्यक्ति टीडीएस काट सकता है क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे गवर्नमेंट की भी आपने इतना टैक्स दे दो भाई, गवर्नमेंट मैं कैसे मान लोगे आपकी भाई आप इतना टैक्स मुझे दे दो, गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, मैं कैसे यकीन करोगे मेरे ऊपर? नहीं कर पाओगे भाई। मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, मैं बोल रहा हूँ 100,000 रुपए मैं आपकी गवर्नमेंट के भी आप में काट रहा हूँ, आप 9,000 रखो। क्या भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि सर आप ये जो 1,000 रुपए काट रहे हो गवर्नमेंट को जमा करोगे नहीं करोगे? कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, या गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया है कि यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट दिस अमाउंट? भाई यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। भाई तो मैं गवर्नमेंट से परमिशन कैसे लूंगा, कैसे प्रूव करूंगा? मैं गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए एक नंबर अलॉट करती है गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्शन अकाउंट, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, 10 नंबर, है ना। क्या गवर्नमेंट नंबर अलॉट करती है? 10 नंबर अलॉट करती है बेटा। ये वाला नंबर मुझे लेना पड़ेगा, एज ए डिडक्टर रजिस्टर होना पड़ेगा, और यदि मैं एज ए डिडक्टर रजिस्टर होऊंगा देन ओनली आई विल हैव अ राइट टू डिडक्ट टीडीएस। तभी मेरे पास क्या अधिकार है बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूँ। तो बेटा ये क्या लिखा है बेटा, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स और कलेक्टिंग टैक्स, वेदर टीडीएस की बात हो चाहे टीडीएस टीसीएस की बात, टैक्स डिडक्शन की बात हो या टैक्स कलेक्शन की बात हो, यदि आपको 10 नंबर, यदि नॉट अलॉटेड टैक्स डिडक्शन नंबर और 10 कलेक्शन नंबर, आपको क्या करना है? पहली बात तो आपको डिडक्ट करने का आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फिर आपके पास यदि 10 नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है? एओ को अप्लाई करना है, क्या के लिए? 10 नंबर के लिए। 10 नंबर के लिए आप अप्लाई करोगे, जब 10 नंबर अलॉट कर दिया जाएगा आपको, तो आपको वो 10 नंबर सारे चालान में, सारे सर्टिफिकेट्स में, सारे रिटर्न में, और कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए डिडक्टर आप कम्युनिकेट कर रहे हो गवर्नमेंट से, उसमें सब में क्या करना है बच्चों? कोड करना है। क्या करना है बेटा? सब में कोड करना है। मतलब आपको यदि टीडीएस एज ए डिडक्टर बनना है तो आपको क्या चाहिए? 10 नंबर चाहिए, और 10 नंबर आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप कम्युनिकेशन हो रहा है आपके और गवर्नमेंट के बीच में एज ए डिडक्टर, उस सब में क्या करना है? क्या कम्युनिकेशन? टीडीएस पे करोगे, चालान है, सर्टिफिकेट इशू करोगे जिसका टैक्स काटा है उसको, या रिटर्न फाइल करोगे, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या करना है? आपको कोड करना है। बेटा इसके एक्सेप्शन है, ध्यान से समझो, इधर कंसंट्रेट करें बेटा, तो सब बच्चे इधर कंसंट्रेट करें। 194 IA और 194 IB, इन दोनों केस में मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन मेरे पास 10 नंबर नहीं होगा तब भी मैं डिडक्ट कर सकता हूँ। 194 IA कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। यदि मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची 50 लाख के ऊपर की तो मुझे 1% टीडीएस काट। और बेटा 194 IB मतलब 50,000 के ऊपर का रेंट वाला। ये दोनों के केस में मेरे पास पैन नंबर है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूँ, और मेरे पे एज ए टीडीएस डिडक्टर 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये दो सेक्शन ऐसे हैं बेटा, इन दिस केसेस 10 नंबर। बेटा इंस्टीट्यूट कहां पूछेगा? यहां पर पूछेगा, जो एक्सेप्शन। इंस्टीट्यूट कहां पर टेस्ट करेगा? आपको एक्सेप्शंस पर टेस्ट करेगा। एक्सेप्शंस की बेटा रीजनिंग में डिस्कस नहीं करूंगा, मेन बैच में डिस्कस होती है सारी बातें, है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख के ऊपर का 1% टीडीएस, और 50,000 के ऊपर का रेंट, ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको 10 नंबर नहीं है तब भी आप क्या करना है बेटा? टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। आप पैन नंबर के थ्रू आप सारा जो भी टीडीएस डिडक्ट करा है वो जमा कर दोगे सरकार को। क्लियर है बच्चों? एवरीवन? तो बेटा मोटा मोटा क्या है? 10 नंबर लेना है यदि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, और जब आपको 10 नंबर मिल जाएगा तो सारे कम्युनिकेशन में आप 10 नंबर कोड करो। और उसके बाद बेटा ये वाला प्रोविजन 10 नंबर लेने के लिए कहां पर कंपलसरी नहीं है, एलिजिबल नहीं या लेना नहीं है आपको, जब 194 IA है और 194 IB है, उस केस में आप 10 नंबर नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा। ओके, ये कौन सा बोलता है? 203A बोलता है, 203A सेक्शन बोलता है 10 नंबर के बारे में। अब 206AA क्या बोलता है कि भाई रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर। आपको क्या क्या करना है बेटा? बेटा यदि मैं डिडक्टी हूं, मेरी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होना है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि भाई आप मेरा टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हो ना, तो आप सरकार को जमा करोगे। सरकार को जाके क्या बोलोगे? मैंने किसका टीडीएस काटा? सरकार मुझे पैन नंबर से जानती है भाई, मैं आपको बताऊंगा ना कि ये मेरा पैन नंबर है, तो आप किसके नाम पे जमा करके आओगे सरकार को? भाई मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पैन नंबर ये है
और भाई सरकार को आप जमा कर रहे हो, भाई इस पैन नंबर के अंडर मैंने काटा है, इस पैन नंबर का काटा है मैंने टीडीएस, और मैं इस आदमी का टीडीएस जमा कर रहा हूँ, इस पर्सन का जमा कर रहा हूँ, राइट। तो भाई जिस बंदे का टीडीएस डिडक्ट होना है और जो डिडक्ट कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिसका टीडीएस डिडक्ट होना है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई मेरा टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको क्या दूं, पैन नंबर दूं। क्या दूं बेटा, पैन नंबर दूं। क्या दूं बेटा, पैन नंबर दूं। बेटा क्या बोल रहे हैं, यदि मेरा टीडीएस डिडक्ट होना है तो मैं आपको क्या दूंगा, परमानेंट अकाउंट नंबर दूंगा। क्या लिखा है, अ पर्सन एंटाइटल्ड, बेटा नहीं दिया तो बेटा जो रेट ऑफ टीडीएस है उससे ज्यादा टीडीएस कट सकता है, उससे ज्यादा टीडीएस मेरा डिडक्ट हो सकता है। क्या है हम देख लेते हैं। पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम और इनकम और अमाउंट ऑन विच टीडीएस टैक्स इज डिडक्टेबल। किसी पर्सन को कोई अमाउंट रिसीव करना है, कोई इनकम रिसीव करनी है जिसपे टैक्स डिडक्टेबल है, जिसपे टीडीएस डिडक्ट होना है, शैल फर्निश, कंपलसरी है, मैंडेटरी, उसको क्या करना है बेटा, शैल फर्निश इज पैन नंबर टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स। उस पर्सन को टीडीएस पैन नंबर देना कंपलसरी है बेटा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो फिर जिसको डिडक्ट करना है वो क्या करेगा, बिकॉज बेटा पैन नंबर से पता चलेगा आप कौन सी कैटेगरी के पर्सन हो, आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, आप फर्म हो, आप कंपनी हो, आप एओपी बीओआई क्या हो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या लगता है बेटा। यदि आप ऐसे बंदे हो जो पैन नंबर नहीं बता रहे तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी इसका टीडीएस कम डिडक्ट ना हो जाए, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कट जाए, बाद में एडजस्ट करते रहेंगे वो बात अलग है। अभी तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, भाई ये पैन नंबर नहीं बता रहा, पता नहीं चल रहा भाई कौन है, तो हम मानते हैं कि भाई मैक्सिमम जितना टैक्स बन सकता है उतना हम इसके अकाउंट से इसके नाम का टीडीएस काट, राइट बेटा। तो इसमें क्या बोला है, हायर ऑफ द फॉलोइंग के नाम रेट पे क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। कौन सा बेटा, 3 जगह रेट डिफाइंड होते हैं, टीडीएस के रेट तो अलग पता ही है आपको, प्लस बेटा एक रेट इनकम टैक्स एक्ट में रेट डिफाइंड है, स्पेशल रेट्स, और फाइनेंस एक्ट में रेट है। तो इन तीनों में जो भी, इन तीनों जगह जो रेट दिए हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट होगा उस पर क्या कटेगा बेटा, उस रेट पे टीडीएस कटेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। फाइनली क्या है, डिडक्टर डिडक्टी को सारे डॉक्यूमेंट पर पैन नंबर कोड करना है। उसके बाद पैन नंबर यदि आपने इनवैलिड दिया या गलत दिया या किसी और का दिया तो ये मानेंगे आपने दिया ही नहीं, तो आपने क्या नहीं दिया, पैन नंबर दिया ही नहीं, एज्यूम किया जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट क्या, पैन नंबर कोड करना, मोटा मोटा दिस इज ऑल अबाउट क्या, पैन नंबर कोड करना। अब रिलैक्सेशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 2000, बेटा इन केसेस में 206AA के केस में, इन केसेस में आपको टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा, रिलैक्सेशन दे रखा है। यदि आप नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी और नॉट हैविंग पैन, और आपके पास पैन नंबर नहीं है, बेटा सर्वज्ञ ने उस दिन पूछा था मुझसे पैन नंबर लेना कंपलसरी है नहीं, नॉन रेसिडेंट को बेटा लेना तो चाहिए, लेकिन नहीं है तो बात अलग है। यदि नहीं है पैन नंबर तो फिर कौन से नंबर पे पैन नंबर पे टैक्स कटेगा, वो क्वेश्चन आता है। तो बोला है बेटा, यदि इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट और ए फॉरेन कंपनी एंड नॉट हैविंग पैन, 206 प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन द नेचर ऑफ पेमेंट। कौन से पेमेंट पे नहीं कटेगा बेटा, जो बेटा आपको याद होगा एक्रूड इनकम की बात की थी मैंने, याद है आप लोगों को, जो बच्चों ने पढ़ रखा उसको याद होगा बेटा, सेक्शन 9 इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होता है, उस केस में इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो गया, है ना, 9(1) के अंदर पेमेंट फॉर द कैपिटल एसेट हो गया। तो ये वाली जो नॉन रेसिडेंट की इनकम होती है जो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया होती है, उस केस में जो इनकम हो रही है बेटा, उस केस में उस इनकम के ऊपर टैक्स कटना चाहिए। तो बेटा उस केस में पैन नंबर नहीं है तो रिलैक्सेशन अवेलेबल है, लेकिन कब अवेलेबल है, यदि क्या करें, जिस बंदे का टैक्स कटना है वो क्या कर दे, अपना नाम बता दे, ईमेल एड्रेस बता दे, कॉन्टेक्ट नंबर दे दे, एड्रेस बता दे जिस कंट्री में उसका टैक्स रेसिडेंट है वो, और प्लस एक सर्टिफिकेट दे दे अपनी कंट्री से रेसिडेंट है उस कंट्री के प्रूफ पर। सपोज कोई यूएस का बंदा है तो बता दे कि मैं यूएस का रेसिडेंट हूं, और यूनिक नंबर जैसे हमारे यहाँ पैन नंबर चलता है तो उनकी कंट्री में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई ना कोई नंबर होगा, वो नंबर दे दे। यदि सामने वाला नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ये सब कर देगा ना तो आप उसका टीडीएस नहीं भी काटोगे तो चल जाएगा। बात समझ में आ रही, कौन से पेमेंट पर, इन पेमेंट्स पर। क्या कहते हैं, नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को जिनके पास पैन नंबर नहीं है उनके ऊपर 206AA के प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन पेमेंट्स के केस में, बट कब, सब्जेक्टेड टू ए कंडीशन दैट ये लोग क्या करते हैं, ये डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन दे दें अपनी कंट्री के बारे में, तो आप उनका टीडीएस नहीं काटेंगे तो भी चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, जिसको क्लियर है प्लीज टाइप यस, जिसको डाउट है पूछ ले बेटा, आगे बढ़ रहे हैं।
एवरीवन? शिवानी, हिमांशु, बत्रा, दृष्टि, मनीष, प्रिया, रितिका, एवरीवन बच्चों? चलिए बच्चों आगे बढ़ रहा है। बेटा नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ टैक्स। बेटा जो टैक्स आपने डिडक्ट किया उसको इलेक्ट्रॉनिकली पे करने की बात कर रहा है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नहीं है शायद, रूल्स है, रूल हाँ रूल। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग पर्सन इलेक्ट्रॉनिक पे करेंगे टैक्स। कौन बेटा? कंपनी को कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिकली पे करने का परमिशन, सॉरी रिक्वायरमेंट है। कंपनी के केस में कंपलसरीली कैसे पे करना है? इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है ना बेटा। एक तो इलेक्ट्रॉनिकली पे होता है, एक फिजिकली आप बैंक में जाके चालान जमा करो, एक तरीका वो होता है ना। तो कंपनी के केस में क्या कहा बेटा? मैंडेटरीली क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है। और पर्सन अदर देन कंपनी, यदि उन पे टैक्स ऑडिट करवाना, यदि कौन से पर्सन है बेटा? जिनको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी, उनको भी कैसे करना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली पे करना। कैसे करना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है जो टैक्स डिडक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है। टैक्स मतलब केवल टैक्स नहीं बेटा, इंटरेस्ट पेनल्टी यदि एक्स्ट्रा बनती है तो वो बेटा जरूरी नहीं है अपने अकाउंट से करें, है ना। पेमेंट किसी और के अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन चालान जो ऑनलाइन भरेंगे आप, उसमें डिटेल बराबर भरना कि आपका टैन नंबर क्या है ना बेटा, किस किस का टीडीएस काटा है, एक्सपायर, जो भी डिटेल जाती है वो सारी डिटेल क्या बनना? करेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली पे करना मैंडेटरी किसके लिए है? कंपनी के लिए और टैक्स ऑडिट जिनको करवाना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली पे करना मैंडेटरी किसके लिए? कंपनी के लिए जिनको टैक्स ऑडिट करवाना है। मैंडेटरी है मतलब आपको, आप फिजिकल मोड से पे नहीं कर सकते, बैंक में जाके चालान जमा करके आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। जरूरी है कि भाई मेरी एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी अपने अकाउंट से करे? जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन चालान में डिटेल करेक्ट करे कि भाई एक्स लिमिटेड टीडीएस जमा कर रही है। ओके बेटा, एवरीवन सबको क्लियर है? बेटा प्लीज थोड़ा सा रिवर्ट करते जाइए, टाइप वाई लिख दो अकेला, यस मत लिखो, चाहे हेक्टिक लग रहा था। एवरीवन चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बेटा डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मतलब बेटा जब आपको व्हेन नो प्रोविजन ऑफ द टीडीएस, जब टीडीएस की कोई प्रोविजन नहीं है या प्रोविजन है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो क्या भाई मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो क्या भाई मुझे टैक्स नहीं देना? देना है ना बेटा। भाई मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो क्या मुझे टैक्स नहीं देना बेटा? देना है सर, राइट? हेलो एवरीवन? हाँ सर देना है। पहली चीज तो ये बात है, मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, मुझे टैक्स देना। लेकिन मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, डिडक्ट नहीं करा डिडक्टर ने, तो क्या डिडक्टर के ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी? असेसियन डिफॉल्ट मानेंगे क्या उसको? क्वेश्चन ही आता है। हाँ सर 2011 क्या कहता है? उसे असेसियन डिफॉल्ट मानेंगे। और बेटा असेसियन डिफॉल्ट एक जनरल पेनल्टी प्रोविजन है जो इनकम टैक्स में अलग अलग सेक्शन आपको कहां भेजते हैं? असेसियन डिफॉल्ट बनाते हैं। और जब एक बार असेसियन डिफॉल्ट बन गए, उसके लिए बेटा अलग से क्या है? सेक्शन बना हुआ है कि भाई असेसियन डिफॉल्ट 220 221 में 220 कहता है 1% इंटरेस्ट लगाना है आपको, 21 कहता है पेनल्टी जितना एओ कंसीडर करे एप्रोप्रिएट। एक बार आप असेसियन डिफॉल्ट बन गए तो कौन से सेक्शन के पास जाना है? सेक्शन 220 और 221 के पास। 220 इंटरेस्ट के लिए है और 221 क्या है? पेनल्टी के लिए। 221 क्या 20 क्या कहता है? 1% का ब्याज लगेगा असेसियन डिफॉल्ट के ऊपर, और साथ में 221 क्या कहता है? पेनल्टी भी लगेगी जितना एओ क्या समझे, एप्रोप्रिएट समझे। ओके बेटा, अब क्या लिखा है बच्चों? एक बार आप असेसियन डिफॉल्ट बन गए, लेकिन इस एज ए डिफॉल्टर आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? जिस बंदे का टीडीएस डिडक्ट होना था, डिडक्टी, मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, मैं अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर दूं, और जिस पे टीडीएस डिडक्ट होना था उसको इनकम का पार्ट बना लूं, उस पर टैक्स दे दूं, और ये जो चीजें सीए से लिखवा लूं। भाई मेरा टीडीएस डिडक्ट होना था, आपने डिडक्ट नहीं करा, लेकिन मैंने उसकी भरपाई कर दी। कैसे कर दी? भाई मैंने जिस पे इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होना था उस पर बराबर इनकम में जोड़ ली, उस पर टैक्स भी दे दिया, सरकार को टैक्स मिल गया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, और ये जो सब करने का काम है मैंने सीए से ऑथेंटिकेट भी करवा लिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो भाई फिर आपकी गलती यहाँ पर कवर हो गई। आपने जो टैक्स डिडक्ट करना था, आपने जो टैक्स डिडक्ट नहीं करा, आपकी गलती यहाँ पर माफ हो गई, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? आप क्या नहीं रहे बेटा? असेसियन डिफॉल्ट नहीं रहे।
जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना था आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो आप असेसिंग डिफॉल्ट बन सकते हो, लेकिन आपकी गलती कब माफ हो जाएगी? ये एक्सेप्शन है कब? जब जिस बंदे की इनकम पे टीडीएस काटना था उसने रिटर्न फाइल कर दिया, और जिस इनकम पे टीडीएस करना था वो इनकम को आपके क्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बना लिया, उसके ऊपर टैक्स दे दिया, और सीए से क्या है? सर्टिफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, सबको बात क्लियर है? एवरीवन? चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं। बेटा सेक्शन 202 क्या कहता है? टीडीएस क्या है बेटा? मेरी इनकम पे टैक्स में असेसमेंट ईयर में जाके जमा करता हूं। आपने मुझे इनकम देने से पहले उसका टैक्स का पोर्शन काट के गवर्नमेंट को प्रीवियस ईयर में दी। एक रिकवरी का ही तो मोड है बेटा, टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका ही तो है, नहीं है? हेलो, मैंने क्या बोला? 202 क्या बोलता है भाई? 202 टीडीएस क्या है? टीडीएस इज वन ऑफ द मोड ऑफ रिकवरी। टीडीएस क्या है? रिकवरी करने का तरीका है। भाई मेरी इनकम पे मैं टैक्स देता असेसमेंट ईयर में जब रिटर्न फाइल करता, आपने क्या करा? मुझे प्रीवियस ईयर में इनकम दी, उस पर टैक्स काट के मुझे, मेरे को नेट टैक्स काटने के बाद जो पोर्शन बचा वो मुझे दे दी। तो मेरी इनकम पे जो टैक्स देना था वो रिकवर दूसरे तरीके से हो गया प्रीवियस ईयर में। तो टीडीएस क्या है बेटा? इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिकवरी है। हेलो, ये कौन कहता है बेटा? 202 कहता है बेटा टीडीएस रिकवरी करने का तरीका है बस। ये और भी तरीके यूज कर सकता है बेटा रिकवरी का, ठीक है? एडवांस टैक्स के फॉर्म में कर सकता है, राइट? नोटिस बेच के करवा सकता है, व्हाटएवर, जो भी बहुत सारे तरीके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या बोल रहा है बेटा ये? सर अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस नहीं काटी या भूल गई तो इसमें एसएससी इन डिफॉल्ट ही होंगे ना, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी? नहीं बेटा, एम्प्लॉय होगा, डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एम्प्लॉयर की, सॉरी नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर होगा। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैन नंबर देने की थी, बट मेनली एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी कि उसको क्या काटे? वो टीडीएस काटे, राइट? एम्प्लॉय की गलती नहीं है। एम्प्लॉय अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो दिक्कत है, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल नहीं कर रहा नॉर्मल डेट में तो दिक्कत है भाई, तो उसकी डिफॉल्ट। यहाँ पर तो भाई किसकी गलती है? एम्प्लॉयर की गलती है, उसको टीडीएस काटना था, नहीं काटा। चलिए, क्लियर है सर्वज्ञ ना? हेलो, सर्वज्ञ क्लियर है बेटा? बच्चों जो बच्चा डाउट पूछे प्लीज रिप्लाई फास्ट, यदि नहीं क्लियर तो आगे बढ़े। हाँ सर, ओके बेटा। बेटा ये हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया बेटा जनरल प्रोविजंस। क्या पढ़ लिए सर हमने? ये बेटा हमने पढ़ लिए टीडीएस के केस में जो ये अदर प्रोविजंस लगते हैं बेटा, ये जो सारे अदर प्रोविजंस लगते हैं हमने वो पढ़ लिए, राइट? दीज आर द लिस्ट ऑफ अदर प्रोविजंस जो हमने पूरे पढ़े बेटा, है ना? अब बेटा आप लोगों को अब जो पढ़ना है कौन कौन से पेमेंट्स पर टीडीएस कटता है वो बातें करनी है, राइट? बेटा जनरल प्रोविजन सबको क्लियर है? हेलो, प्लीज एक बार टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। उसके बाद अपन पेमेंट्स पर जाते हैं, स्पेशली जहां पर कितना कितना टीडीएस कटना है, कब कटना है। एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सब लोग बच्चों, चलिए बच्चों, बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन से पेमेंट पे कितना कितना रेट ऑफ टैक्स का टीडीएस कटना है, कब इनकम कितनी होगी तो टीडीएस कटेगा, कौन डिडक्टर होगा तो टीडीएस कटेगा, कौन डिडक्टिव होगा तो टीडीएस कटेगा, और कब नहीं कटेगा। ये सारी बातें हमें अलग अलग पेमेंट्स के लिए देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ये 10 तरह कैटेगरी में मैंने पूरे पेमेंट्स को डिवाइड करा। बेटा आपकी बुक में कैसे लिखा है? आपको अलग अलग पेमेंट्स के बारे में बातें लिखी हैं, बट फॉर द ईज ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स मैंने कितनी कैटेगरी में बांट रखा है? 10 कैटेगरी में। आप लोग भी बांट सकते हैं, आपकी इच्छा है। 10 कैटेगरीज में मैंने सारे पेमेंट्स को बांट रखा है। इन 10 कैटेगरीज में कोई सिमिलैरिटीज होंगी किसी बेसिस पे? हाँ बेटा, ये जैसे ये नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है बेटा, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिट हो गया, डेट फंड हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, यूनिट्स हो गया, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड है बेटा, सारे पेमेंट्स। ये कैसे रिलेटेड है सर? विनिंग से रिलेटेड है। ये कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बेटा। उसके बाद प्रोफेशनल है, डिविडेंड है। सेम सिमिलर बेसिस पे मैंने बाइफरकेट कर रखा है। सबसे पहले मैं बेटा आपको उस दिन भी मैंने आपको डिस्कस किया था
कि मैं जब भी आपको ये टीडीएस के पेमेंट्स की बात करूंगा, एक बेसिक थीम की बात करूंगा आपसे, मैं आपको बताऊंगा, अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन डिडक्टर है, एक कॉमन थीम चलेगी, डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, कितना अमाउंट होगा और क्या रेट होगा, और उस हिसाब से टीडीएस बनेगा। सारे जितने भी सेक्शंस हैं बेटा, सारे सेक्शन में हम एक कॉमन तरीका रखेंगे याद करने का, डिडक्टर, डिडक्टी, अमाउंट इनटू रेट इक्वल टू टीडीएस, राइट। और इसके एक्सेप्शंस, और इसके एक्सेप्शंस बच्चों, हम इस तरह सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला सेक्शन बेटा 194 भी विनिंग वाली बात कर रहे हैं, 194 बी, 194 बी बेटा जिसके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल निकाल लीजिए, जिसके पास नोट्स है अपने वो निकाल लीजिए एक बार, जिसके पास नोट्स है वो निकाल लीजिए, जिसके पास मॉड्यूल है वो निकाल लीजिए। मुझे मॉड्यूल में पेज नंबर बता दें बेटा एक बार, सो दैट मैं क्योंकि हर बच्चे पे ये नोट्स नहीं है, और तो आप कॉपी कर सकते हैं, बाद में मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, सर फोर्स, ओके बेटा, थैंक यू सर, गॉट इट। देखो बेटा दो सेक्शंस हैं यहाँ पर, 194 बी और 194 बी बी। 194 बी क्या है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या एनी अदर गेम। इसमें कोई विनिंग मिलती है बेटा, कोई भी राशि जीतते हो, कोई भी रकम जीतते हो, कोई भी अमाउंट जीतते हो आप, उसके ऊपर वो आपकी इनकम मानी जाती है, और उस पर टैक्स कटेगा कि नहीं, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बात करते हैं। 194 बी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स या एनी अदर गेम्स, और 194 डबल बी हॉर्स रेस के बारे में बात करता है। इसमें कहता है कोई भी पर्सन डिडक्टर हो, कोई भी पर्सन डिडक्टर, दोनों के केस में कोई भी पर्सन क्या हो, डिडक्टर हो, किसी को भी पेमेंट कर रहा हो, कोई भी डिडक्टिव। बेटा डिडक्टर डिडक्टिव सबको समझता है, डिडक्टर मतलब जो इनकम पे कर रहा है, जिसको टीडीएस काटना है, और डिडक्टिव मतलब जिसका टीडीएस कटना है या जिसके हाथ में इनकम जा रही, राइट। तो बेटा डिडक्टर भी कोई हो, डिडक्टिव भी कोई भी चलेगा, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, छोटे बड़े मतलब छोटा मतलब जिसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, बड़े मतलब जो टैक्स ऑडिट की लिमिट के ऊपर आते हैं ना। तो चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे एओपी, बीओआई, कंपनी, कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी के पर्सन को लॉटरी की विनिंग का पैसा, क्रॉसवर्ड पजल्स की विनिंग का पैसा, कार्ड गेम की विनिंग का पैसा, रेस हॉर्स में जीतने का पैसा दे रहा है। कब बेटा, पेमेंट या एक्रूवल विच एवर इज अर्लियर, नहीं, पेमेंट के टाइम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसका लॉजिक, है ना, इसका लॉजिक बताया था, एक्रूवल और पेमेंट का लॉजिक मैंने डिस्कस किया था बेटा। तो कब कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं बेटा, जब पेमेंट कर रहे हैं तब क्या करना है, टीडीएस काटना है बेटा। कब काटना है सर, 1 रुपए की विनिंग हो तो टीडीएस काटना है क्या, नहीं बेटा। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट 10,000 के ऊपर है, और रेट कितना है, 30% है। अमाउंट कितना है बेटा, 10,000 के ऊपर है, और रेट कितना है बेटा, 30% है। अमाउंट कितना है, 10,000 के ऊपर है, और रेट कितना है बच्चों, 30% है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अमाउंट कितना है, 10,000 के ऊपर, और रेट कितना है बेटा, 30% है। सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये तो। रेट कितना है, 30% है। सर अमाउंट 10,000 के ऊपर है और रेट 30% है, और पेमेंट के टाइम पे हमें टीडीएस काट के पे करना है, ठीक है बेटा। अब छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, जैसे एनी पर्सन, कोई विनिंग का अमाउंट दिया जा रहा है, अमाउंट 10,000 के ऊपर है और रेट क्या है, 30% है। सर एग्जाम्पल है 1,00,000 रुपए, इस पे बेटा 1,00,000 रुपए मतलब 10,000 के ऊपर में 90,000 पे कटेगा क्या, नहीं सर, 1,00,000 पूरे पे कटेगा बेटा। 10,000 के ऊपर होगा तो एलिजिबिलिटी बन जाएगी टीडीएस कटने की। ऐसा नहीं कि 10,000 के ऊपर के अमाउंट पे कटेगा, अमाउंट तो जितना दे रहे हो पूरे पे कटेगा, लेकिन कब एलिजिबल होगा, जब 10,000 के ऊपर की विनिंग बनती है, राइट। मतलब 10,000 1 रुपए भी होगा तो भी 10,000 1 रुपए पे कटेगा, 10 लाख होगा तो पूरे 10 लाख पे कटेगा, ना कि 9,90,000। ओके, ये बात ध्यान रखना, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा ना करना कि 1 लाख में से 10,000 एडजस्ट कर दिया और बाकी 90,000 पे क्या कर दिए, टीडीएस का रेट अप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, ये लिमिट है एप्लीकेबिलिटी की। अमाउंट मतलब एप्लीकेबल कब है, वो अमाउंट है। ओके, चलिए बच्चों, अब बेटा क्वेश्चन यहाँ आता है
कि बेटा किसी को काइंड में विनिंग मिली, काय में मिली बेटा, काइंड में मिली विनिंग। काइंड में मतलब कार मिल जाती है बेटा, इतने सारे मैचेस होते हैं, राइट, मैचेस होते हैं, मैच में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, जीत मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं अलग अलग प्लेयर्स, तो उनको कभी कार मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है बेटा, अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं। तो उस केस में उनको जो विनिंग इन काइंड हो रहा है बेटा, विनिंग इन काइंड के केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट हो। 6 लाख रुपए की गाड़ी मिल गई मिस्टर ए को महालक्ष्मी लॉटरी, है ना, गाड़ी खुल गई बेटा लॉटरी में ना, पैसा नहीं मिला, गाड़ी खुल गई लॉटरी, तो बेटा महालक्ष्मी लॉटरी को कितना टीडीएस काटना था गाड़ी देने से पहले, 30%, 1,80,000। कितना काटना था बेटा, 30%, डेट इज 1,80,000। तो बेटा पहले मिस्टर ए से 1,80,000 रुपए कैश में लेगा, उसके बाद गाड़ी रिलीज होगी। ओके, 1,80,000 मिस्टर ए से क्या लेगा बेटा, कैश में लेगा ये, कि इतना अमाउंट आप जमा करो, तब 6 लाख की क्या देंगे आपको हम, गाड़ी। ओके बेटा, क्योंकि बेटा चाहे गाड़ी दो, चाहे आप इनकम हाथ में 6 लाख दे दो, गवर्नमेंट को तो 1,80,000 जमा करना है, गवर्नमेंट को तो 1,80,000 जमा करना है महालक्ष्मी लॉटरी को, तो वो 1,80,000 किससे लेगा, मिस्टर ए से लेगा। भाई तू 6 लाख की गाड़ी ले जा, भाई गाड़ी के 2 टुकड़े तो नहीं कर देगा भाई, 3/4 अलग दे दिया उसको, 1/4 की क्या करा गवर्नमेंट को दे दिया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो भाई अमाउंट जमा होएगा। हाँ सर, तो लॉ हैज इम्पोज्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑन द डिडक्टर, इफ डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम इन काइंड, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, ही हैज टू कलेक्ट द टैक्स अमाउंट बिफोर ट्रांसफरिंग द विनिंग ऑफ कार। अब अना कार ट्रांसफर करने से पहले वो पैसा लेना पड़ेगा, और वो किसको जमा करना है, सरकार। क्लियर है बच्चों, है ना, और ये वाली बात तो अलग हो गई है। ठीक है बेटा, 194B डबल बी क्लियर है एवरीवन, 194B डबल बी क्लियर है। हाँ सर, अब बेटा बात कर रहे हैं अपन 194D, DA और G के बारे में, 194D, DA और 194G के बारे में। बेटा ये जो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए, प्लीज स्टडी इन दिस मैनर, आपको रेट बहुत हद तक याद रहेंगे, है ना, आप लोगों ने इस तरह पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है, इजी लग रहा है तो फॉलो कर सकते हो बेटा। 194D में आपको इंश्योरेंस कमीशन देनी है, किसको, इंश्योरेंस एजेंट। 194DA में आपको लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट और पेमेंट करना, और 194G में सेल ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट की सेल की कमीशन देनी। क्या बोला है बेटा, डिडक्टर कोई भी पर्सन होगा, मैं इंश्योरेंस कमीशन की बात कर, डिडक्टर कोई भी पर्सन होगा, डिडक्टी कोई भी पर्सन बट रेसिडेंट होगा बेटा, याद रखना, कौन होगा बेटा, रेसिडेंट होगा। कैटेगरी कैसे डिफाइन की, रेसिडेंट है या आरओ, आरओ बेटा, आरओ सरचार्ज पे आरओ बेटा। 194B की बात कर रहे हो बेटा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा, सर्व के लगेगा, सरचार्ज एजुकेशन से सेट हो, है ना बेटा। जब एनी पर्सन हो जाता है ना, तो एनआर भी कंसिडर हो गया, जब एनआर है और इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है, तो आप सरचार्ज एजुकेशन से हाथ के हाथ ले जाओ, क्योंकि भाई बाहर वाला कब रिटर्न फाइल करा नहीं करा, टैक्स दिया नहीं थी, है ना, तो एनी डिडक्टी है, तो भाई सरचार्ज एजुकेशन सेस लगा दो। चलो उसके बाद क्या है बेटा, एनी पर्सन रेसिडेंट, कब होगा बेटा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पर पेमेंट का वक्त नहीं है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज, कब होगा बेटा, क्रेडिट है या पेमेंट है, विच एवर इज अर्लियर। अब बेटा रेट क्या है, यदि डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% और अदर कंपनी है तो 5%। डोमेस्टिक कंपनी का केस में रेट ऑफ टीडीएस क्या है बेटा, 10% है, और अदर बेटा डोमेस्टिक कंपनी कौन है, डिडक्टी है, जिसको मिलना है, जिसकी इनकम है बेटा, रेट जिसके हाथ में इनकम है उसके अकॉर्डिंग होती है। भाई मैं किसी डोमेस्टिक कंपनी का टीडीएस काट के पे कर रहा हूँ, उसको डोमेस्टिक कंपनी का टीडीएस काट के पे कर रहा हूँ, 10% और 5%, और लिमिट कितनी है बेटा, 15,000 के ऊपर, कितनी लिमिट है, 15,000 के ऊपर, कितनी बेटा, 15,000 के ऊपर का कमीशन बनता है, तो ये क्या कटेगा बेटा, टीडीएस। एनी पर्सन क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट मतलब अकाउंट एंट्री या पेमेंट, क्रेडिट मतलब आपने अकाउंट में एंट्री कर दिया, पेमेंट कर दिया, रेट क्या है बेटा, 10%, अदर कंपनी के केस में 5%, और लिमिट कितनी है बेटा, 15,000 के ऊपर का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में। बेटा जितनी लिमिट बनी है वो सारी कब है, इन्हें फाइनेंशियल ईयर है बेटा। यहाँ भी क्या है 10,000 के ऊपर, इन्हें फाइनेंशियल ईयर, यहाँ भी क्या है 10,000 के ऊपर, इन्हें फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 10,000 के ऊपर बेटा। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहा है, सेम रेजिडेंट है, बट यहाँ पर पेमेंट के वक्त, कब की बात है बेटा, पेमेंट के टाइम, कितना परसेंट, 5%, अमाउंट कितना, 1 लाख के ऊपर का। यदि आप इंश्योरेंस पॉलिसी का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हो 1 लाख के ऊपर का, तो 5% क्या कटेगा बेटा, टीडीएस कटेगा, कितना कटेगा, 5% का टीडीएस कटेगा। और लास्ट बेटा क्या है, लॉटरी टिकट की केस में बात कर रहे हैं, इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं,
रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है। क्रेडिट और पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट क्या है, क्रेडिट ऑफ पेमेंट जो भी अर्लियर है, रेट कितना है 5%, अमाउंट कितना है 15,000 के ऊपर, अमाउंट कितना है बच्चों 15,000 के ऊपर का फाइनेंशियल ईयर में। बेटा देखो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, लिमिट्स याद होनी चाहिए और कौन सी सिचुएशन में कितना रेट और टीडीएस है वो याद होना चाहिए, मेजर वो चीज है बेटा। इसके बाद क्या लिखा है, हाँ बेटा अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना अमेंडमेंट है बेटा, एक बात एक पॉइंट ये वाला ध्यान से समझना बेटा, इतना क्लियर है सबको। 194 डी डी ए कुछ भी नहीं है बेटा, सामने ये जो चार्ट लिखा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बस मैंने रीड करके दिया है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सामने जो दिख रहा है बेटा, इतना क्लियर है। एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन हेलो, एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके बच्चों, देखो बेटा ये वाला कैलकुलेशन एक मिनट बेटा, एक बात याद रखना, काफी जगह आपको कोविड के रेट्स दिए हुए हैं है ना, एक चीज पहले याद रखना, कोविड वाले रेट्स दिए हुए हैं। कोविड वाला रेट कहां से कहां तक एप्लीकेबल है, 14 मई 2020 से 31 दिसंबर 2021, जहां भी कोविड रेट एप्लीकेबल है बेटा, वो जो नॉर्मल रेट है उसका 75% कर लेना बेटा, जहां भी नॉर्मल रेट जो दिया है उसका कितना कर लेना बेटा, हमेशा 75% होता है। 5% का 75% कितना हो गया 3.75, जहां कोविड रेट मतलब भाई जो नॉर्मल रेट है उसके कितने परसेंट हो गए बेटा 75% हो गया बेटा, कितना हो गया 75% नॉर्मल रेट का हो गया। हमेशा याद रखना, अलग से कोविड रेट याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेट याद है उसका। कभी भी कोविड का पीरियड आता है, कोविड पीरियड मतलब 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का ट्रांजेक्शन। ओके, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो यदि आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, प्रीवियस ईयर कब है 2021 है, ऑब्वियसली वही है, तो आपकी कौन से रेट एप्लीकेबल है, कोविड रेट। ठीक बेटा, कौन से रेट एप्लीकेबल है, कोविड वाले रेट एप्लीकेबल है, मतलब जो नॉर्मल रेट है उसका कितना परसेंट 75%, जो नॉर्मल रेट है उसका कितना परसेंट बेटा 75% रेट है बेटा। ये वाला ना एक चार्ट बना हुआ है, वो नोट्स में है नहीं, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ये वाला जो अमेंडमेंट है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर दैट चार्ट, वो चार्ट यहाँ पर है नहीं, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 193 की बात कर रहे हैं, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है। हेलो, किसी ने डाउट पूछ रहे हैं क्या, चलिए बच्चों 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है बेटा। सिक्योरिटीज पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, कोई भी पर्सन को पे कर, कब, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका बेटा 10% एक्सेप्शन हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन रेसिडेंट कौन नहीं होना चाहिए बेटा, LIC GIC नहीं होना चाहिए और अदर इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए बेटा, LIC नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पर्सन यदि ब्याज सिक्योरिटीज पर किसको दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दे रहा है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दे रहा है, या और कोई इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, तो उस पर TDS नहीं काटेगा बेटा। क्या है बेटा, कोई भी पर्सन यदि किसको पे कर रहा है ब्याज, इनको पे कर रहा है, तो TDS नहीं डिडक्ट करना बेटा। क्या बात कर रहे हैं अपन ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सिक्योरिटीज पर क्या दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है। ओके भाई, सपोज फॉर एग्जांपल ये HDFC में मिस्टर ए ने HDFC के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसके बदले में ब्याज आएगा बेटा, हेलो, इसके बदले में ब्याज आएगा। तो बेटा यदि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के
इन सिक्योरिटीज में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके बदले में जो ब्याज आएगा उसके ऊपर टीडीएस काटना है कि नहीं काटना, वो ये सेक्शन बोलता है। अब टीडीएस कब कटना है बेटा, जब कोई भी पर्सन को पेमेंट करेगा, टीडीएस हर केस में कटेगा। एक्सेप्शंस क्या है, किसके हाथ में टीडीएस कट के इनकम नहीं मिलेगी, एलआईसी जीआईसी के हाथ में नहीं मिलेगी, अदर इंश्योरेंस के हाथ में नहीं मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा या और कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, इस केस में क्या नहीं होगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जब पे की जाएगी, कितना परसेंट रेट है, 10% बेटा। अब बेटा इसके भी एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन किसके बेसिस पे दिया गया है, डिडक्टी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिडक्टी, जिसके हाथ में इनकम है उसके बेसिस पे एक्सेप्शन क्या है, एलआईसी जीआईसी या कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी जिसने दूसरी कंपनी में या दूसरे, बेटा सिक्योरिटीज बेसिकली कंपनी के केस में होंगी बेटा, इंडिविजुअल कोई सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं कर सकती। एक कोई कंपनी ने सिक्योरिटीज डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू करे होंगे बेटा, राइट। तो बेटा एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, कौन, इंश्योरेंस कंपनी ने यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनको टीडीएस कार्ड की पेमेंट नहीं होगी। अब कौन सी सिक्योरिटीज एक्सेप्शन में, कुछ सिक्योरिटीज भी हैं जो एक्सेप्शन में बेटा। एक कौन सी, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे अपन, तो उसके बदले जो ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में हम क्या करेंगे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बदले में हमें जो ब्याज मिलेगा किसी भी पर्सन को, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जिससे कि लोग मोटिवेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। पहला ये हुआ। सेकंड क्या एक्सेप्शन बेटा, लिस्टेड सिक्योरिटीज जो डीमैट फॉर्म, ऐसी सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ना कि फिजिकल फॉर्म, राइट, उनके केस में भी जो पेमेंट मिलेगा इंटरेस्ट का, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बेटा, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के केस में भी जो डीमैट फॉर्म है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बच्चों। इसके बाद बेटा इसका मतलब जो अनलिस्टेड है या लिस्टेड बट नॉट डीमैट, बेटा इन्होंने दोनों कंडीशन डाली है, लिस्टेड भी होना चाहिए और डीमैट में भी होना चाहिए। मतलब कुछ लिस्टेड है और अभी भी क्या है, फिजिकल फॉर्म में उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह, यदि फिजिकल फॉर्म में है तो उस केस में भी क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा बेटा। फिर से समझो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। कौन सी सिक्योरिटीज की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड, लिस्टेड सिक्योरिटीज है और डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब अनलिस्टेड पे होगा और लिस्टेड जो डीमैट में नहीं है उस पे होगा। ओके, अनलिस्टेड पे होगा या लिस्टेड जो डीमैट में नहीं है उस पे होगा, राइट बच्चों। हाँ सर। अब बेटा इसका भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना, लेकिन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होना है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सी नहीं आएंगी, 7.75% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। यदि 0.8% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनकी ऊपर इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा उस पर क्या डिडक्ट किया जाएगा बच्चों, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ओके, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ऑल्दो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है उसका, 7.75% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। और एक और क्या है, 8% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, इसके केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा। और बेटा यहाँ पर मैंने बोला डीमैट लिस्टेड के केस में नहीं होगा, मतलब अनलिस्टेड और लिस्टेड बट नॉट इन डीमैट के केस में होगा। इस बात का भी एक्सेप्शन है कि यदि कोई इंडिविजुअल और एचयूएफओ से 5,000 रुपए तक का ब्याज मिल रहा है, चाहे उसकी सिक्योरिटी लिस्टेड हो चाहे नहीं हो, चाहे उसका अनलिस्टेड ही क्यों ना हो, डीमैट में भी क्यों ना हो, तो भी क्यों क्या नहीं होगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फिर से समझो अगेन बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला, एक पर्सन ने किसी पर्सन की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा, उसके बदले ब्याज मिलना है, ठीक है बेटा। जो भी ब्याज मिलना है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 10%। सारा खेल एक्सेप्शन का है बेटा। एक्सेप्शन मतलब किसके हाथ में इनकम है, यदि रेसिडेंट के हाथ में इनकम है तो बेटा टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन कौन से रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, ऐसी कंपनीज जो इंश्योरेंस के काम में है, यदि उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनको उसके बदले में ब्याज मिल रहा है तो उस ब्याज पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पहली बात ये होगी। ये एक्सेप्शन किसके बेसिस पे हो गया, डिडक्टी के बेसिस पे, जिसके हाथ में इनकम आ रही है। सेकंड एक्सेप्शन कौन से बेसिस पे, कौन सी सिक्योरिटीज, क्या सारी XYZ सिक्योरिटीज, क्या कुछ एक्सेप्शन जिन पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाँ सर, दो कैटेगरी में एक्सेप्शन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में किसी ने इन्वेस्ट करा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या कोई डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज है उसके ऊपर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
पहली बात है समझ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सी हटा दूं मैं? 8.25% और 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड वाले को हटा दो, मतलब इनके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, इनके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, बाकी इसके अलावा जो भी सीजी और एसजी की सिक्योरिटीज उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पहली बात। इसके बाद बेटा अनलिस्टेड और लिस्टेड बट नॉट इन डीमैट फॉर्म वाले पे होगा टीडीएस डिडक्ट, लेकिन इसमें यदि इंडिविजुअल एचएफ को मिलना है और 5,000 के ऊपर की उसकी फाइनेंशियल ईयर में नहीं है इंटरेस्ट, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इतना क्लियर है सबको बेटा आगे बढ़ने से पहले? हेलो एवरीवन, बेटा मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, समझ लो बेटा पहले सब लोग, मैं नोट शेयर कर दूंगा बेटा, आप लोग लिख सकते हैं बाद में। सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हेलो सब बच्चों को क्लियर है? एवरीवन चलिए बच्चों, सो बेटा मॉड्यूल में सब कवर कर चुके हैं, देखना एक बार जरा। पेज नंबर कौन सा है? हेलो देख रहा हूं बेटा, पेज नंबर कौन सा है बच्चों? बेटा एक बार मॉड्यूल निकाल लीजिए, कौन सा पेज नंबर है मुझे एक बार गाइड कर दीजिए। बता रहा हूँ सर, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ बेटा, मैं पेज नंबर निकाल दूंगा। 15.4 है बेटा। चलिए बेटा इसके अंदर उस ले रहा हूँ बेटा सर्वर का, आपका नोट ले 2 मिनट रुको बेटा। आपके मॉड्यूल में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा हुआ है 5th वाला पॉइंट देखें बेटा। अरे यार 1 मिनट बेटा, इसमें क्या लिखा है बेटा? 5th वाला पॉइंट देखो, एनी इंटरेस्ट पेबल टू रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। बेटा आर्मी वालों को जो भी इनकम होती है ना बेटा, वो हमेशा क्या होती है बेटा? एग्जेम्प्ट होती है। तो जहां पर भी कहां पर भी आर्मी वालों की इनकम के बारे में बात हो ना, तो ना टीडीएस काटना ना कोई टैक्स की चर्चा करना। ओके बेटा, कहां जहां पर भी आर्मी वालों की बात होगी बेटा वहां पर टीडीएस मत काटना, बंद करो बेटा। एक्सेप्शन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन है लास्ट वाला पॉइंट देखो। When the recipient applies to assessing officer form 3 get a certificate, बेटा कर चुके हैं ना। 197 और 197 है सबके केस में एप्लीकेबल। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में 197 सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेबल था बेटा, याद करो था ना। आईआरआर और 197 सट एओ खुद बोल रहा है कि भाई मत काटो इसकी इनकम का टैक्स, तो भी भाई नहीं कटेगा। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हो गया। और कुछ बचा है क्या? ठीक है, अब डाउट ले लेता हूं मैं, क्या डाउट है? तो यह मतलब दोनों डीमैट लिस्टेड देन, एक मिनट भैया आप क्या पूछ रहे हो? सर मतलब डीमैट में दोनों डीमैट प्लस लिस्टेड देन नो टीडीएस। सर यस बेटा दोनों चाहिए, इसके एक्सेप्शन एक बार और क्लियर कर दो। ठीक है बेटा करो। देखो बच्चों मैंने क्या बोला, सिक्योरिटीज के एक्सेप्शन देखते हैं फिर से एक बार और। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। यदि मैंने सीजीएसजी की सिक्योरिटीज में पैसा लगाया टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या मैंने लिस्टेड में लगाया जो डीमैट में भी है, दोनों कंडीशन चाहिए, लिस्टेड भी होनी चाहिए डीमैट में भी होनी चाहिए, तो मेरे पे टीडीएस नहीं कटेगा। पहली बात ये हो गई। लेकिन एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर नो टीडीएस
मतलब यहाँ पर यस टीडीएस कटेगा, ये नो टीडीएस मतलब यहाँ पर यस टीडीएस कटेगा, है ना। मतलब सर एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन मतलब टीडीएस नहीं कटेगा, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब इस पे टीडीएस नहीं कटेगा लेकिन इनको छोड़कर मतलब इन पे कटेगा, ठीक है, इनको छोड़कर। मतलब कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाऊं लेकिन कौन के अलावा 7.75% या 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड के अलावा इनमें लगाओगे तो ब्याज पे टीडीएस कटेगा, इसके अलावा कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे पैसा लगाओगे तो टीडीएस नहीं कटेगा, पहली बात। सेकंड, डीमैट की बात कर रहा हूं, डीमैट और लिस्टेड है तो नहीं कटेगा, लेकिन डीमैट है लेकिन लिस्टेड नहीं है या जो अनलिस्टेड है उन दोनों केसेस में क्या कटेगा बेटा, टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है यदि वो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और वो 5000 के ऊपर नहीं है फाइनेंशियल ईयर तो टीडीएस की चर्चा मत करना, चाहे वो क्या हो, डीमैट अनलिस्टेड ही क्यों ना हो, लिस्टेड हो बट डीमैट में क्यों ना हो, नॉन डीमैट में हो ना। ओके, ये वाली चीजें सर्वक आपका भी क्लियर हो गया आई थिंक, है ना, यही पूछ रहे थे आप कि बेटा चाहे वो अनलिस्टेड हो लिस्टेड हो डीमैट में नहीं हो लेकिन क्या हो बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ और 5000 से ज्यादा का ब्याज नहीं कमाना, ठीक है। एक बार वो देखना सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट जो मिलेगा उस पर टीडीएस, जो कौन सी सिक्योरिटीज, लिस्टेड पर नहीं कटेगा, अनलिस्टेड पर कटेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ 5000 से कम है, 5000 तक भी है तो नहीं कटेगा अदरवाइज। ओके बेटा एवरीवन, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे बेटा अपन, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको। आप लोग अगेन बेटा इसकी समरी सेंड कर दीजिएगा जो कंटिन्यू कर रहा है क्लासेस में ना। क्या पढ़ाया मैंने आज, केवल मैंने आपको 193 बताया, 194 बी डबल पी डीए विनिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस और लॉटरी टिकट, दो वो पढ़ाए, तीन ये, चार 6 सेक्शंस पढ़ा दिए बेटा मैंने। कौन कौन से, 194 बी डबल बी, उसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पैसा, इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी टिकट और ये वाला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला, और लास्ट के 2-3 सेक्शन वो कंपाइल करें बेटा अपन ने ना, 10 नंबर वाले एंड 10 नंबर, ठीक है। चलिए बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, नोट शेयर कर देता हूँ बेटा, कल भी क्लास होगा। हाँ बेटा, किसी को डाउट हो रुक जाओ पूछ सर। हाँ हाँ बेटा सर मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के वही 8% वाले बॉन्ड लिए हैं, हाँ हाँ और मैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हूँ, तो सर उस पर तो फिर मेरा टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें तो ये लिखा है कि अगर 8% वाले 7.75 वाले लिया है तो उस पर तो टीडीएस कटेगा आपका। बट ये है कि अगर जिसमें इंडिविजुअल हूँ और मेरी 5000 का मैं थ्रेशोल्ड पार कर रहा हूँ तो फिर सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई मैं डीमैट की चर्चा नहीं कर रहे आप मुझसे, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं कौन हूं, मैं इंडिविजुअल हूं और मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगाया, है ना, और उस पे मुझे टीडीएस कटना है कि नहीं कटना, चाहे 5000 रुपए की से कम मिल रहा है मुझे, है ना। तो बेटा यहाँ पर एक अमाउंट मेंशन है 10,000 रुपए का, अच्छा 10 का 5000 नहीं है 10,000 है बेटा। अच्छा एक ये वाला पॉइंट यहाँ पर बेटा अच्छा है आपने पूछ लिया, यहाँ पर बेटा कितना है, एक मिनट, यहाँ पर बेटा 10,000 का एक अमाउंट मेंशन है, जहां पर 10,000 रुपए तक का है तो वैसे तो यहाँ नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर यदि कटना है टीडीएस तो भी 10,000 रुपए तक का क्या है बेटा, आपको रिलैक्सेशन है। किसको रिलैक्सेशन है बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ को सर, सभी को रिलैक्सेशन है ऑल, ठीक है। यहाँ पर 10,000 रुपए तक का आपको बॉन्ड क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, कौन से काय पे, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड पे, तो आपको कितना रिलैक्सेशन है बेटा, 10,000 रुपए तक का रिलैक्सेशन है, मॉडल में देख सकते हैं आप। ओके बच्चों एवरीवन, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, क्लोज करूं मैं, चलेगा क्लोज करूं बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।